सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है? नहीं, वो भी करेंगे, जो बच्चा है वो भी करेंगे, बट आज हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स की बात करेंगे हम। देखो, मेरा जो अपना पर्सनल मानना है, हम लोग क्या करते हैं, जनरली हमारी आदत में होता है कि किसी भी चैप्टर की शुरू की चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। मैंने कहा ये टॉपिक पढ़ लो, ये टॉपिक पढ़ लो, बस शुरू की चीज़ें नहीं पढ़ते हैं और वहीं हम गलती कर जाते हैं। गलती ये होती है कि हमें टॉपिक तो आइडिया आ जाता है, नॉलेज नहीं आता। नॉलेज बहुत अलग चीज़ है बेटा। आपको पता है, एक वेल इन्फॉर्म्ड और नॉलेजफुल होने में फ़र्क क्या है? आपके पास बहुत सारी सूचनाएं हैं, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको यूज कैसे करना है, अगर ये नहीं आता है, ये समझ नहीं है, तो मतलब आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं, नॉलेजेबल नहीं है, आप में नॉलेज नहीं है। ठीक है? और नॉलेज आती है जब किसी चीज़ को आप पूरा बढ़िया से आगे तक समझते हैं, लेकिन शुरू से समझते हैं। ठीक है? तो जो स्टार्टिंग होता है किसी भी चैप्टर का या किसी भी टॉपिक का, मान लीजिए आपने थर्मोडायनेमिक्स 11th में पढ़ी है और उसमें ये बेसिक्स भी पढ़े होंगे, लेकिन अब पढ़ने जाओगे ना तो आप भूल गए होंगे। तो आपका फर्ज क्या बनता है? पहले उन बेसिक्स पे काम करो, उनको ढंग से समझो। तो मैंने अब तक जो एक्सपीरियंस किया है, ये आप ही का नहीं, पीजी पूरा कर चुके वाले बच्चों का भी यही हाल है कि बेसिक्स बिल्कुल ख़त्म होता है, पढ़ते ही नहीं है। लेकिन मैं, आपको याद होगा, मैं सबसे ज़्यादा टाइम जो है कोई यूनिट शुरू करता हूँ तो उसी में देता हूँ। ध्यान है आप लोगों को? ज़्यादा उस क्लास में ज़्यादा टाइम लगता है, बाद में जैसे जैसे हम स्पीड पकड़ जाते हैं जल्दी जल्दी हो जाता है। शुरुआत धीरे धीरे होती है और वो होनी भी चाहिए। ठीक है? ठीक है? तो आज हम शुरू करेंगे। तो उससे पहले हम एक पिछला टॉपिक जो बचा था एरोमेटिक कंपाउंड्स का, ऑर्थो पैरा रेशियो, उस दिन टाइम कुछ काम था शायद, आप लोगों की क्लास थी, तो इस वजह से जल्दी बंद करना पड़ा था। ऑर्थो पैरा रेशियो, ऑर्थो पैरा रेशियो, अब ये क्या है इसको समझते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हमने सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट पढ़ा है ना, जैसे ये है, अब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, मान लीजिए कोई भी हेलोजिनेशन होता है, मान लेते हैं। ठीक है? तो क्योंकि CH3 कैसा ग्रुप है, किस तरह का डायरेक्टिव इफेक्ट है इसका? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। कैसा डायरेक्टिव इफेक्ट है? परसों ही पढ़ा है ना। CH3 कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। NO2 कैसा है? मेटा डायरेक्टिव। मेटा में तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव में यू गॉट टू प्रोडक्ट, एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड, दो प्रोडक्ट मिलते हैं ना। तो इन दोनों का रेशियो कितना होता है, कितना ऑर्थो बनता है और कितना पैरा बनता है, ये कैसे तय होगा, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। ये कैसे तय किया जाएगा? क्या क्या फैक्टर्स हैं कि ऑर्थो ज़्यादा बनेगा या पैरा ज़्यादा बनेगा, या कौन कम ज़्यादा, या दोनों का रेशियो क्या होगा? तो फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, इफ यू ट्रीट दिस with Cl2 in presence of FeCl3 and dark, right? FeCl3 and dark में होती है हेलोजिनेशन। ठीक है? सनलाइट में नहीं होता है हेलोजिनेशन एरोमेटिक कंपाउंड्स का कभी भी। ठीक है? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, सनलाइट में एडिशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाएगा। ठीक है? तो FeCl3 dark, you will get the product what? Cl, CH3 plus Cl. This is orthochlorotoluene and this is parachlorotoluene. Orthochlorotoluene and this is parachlorotoluene. ठीक है?
अब यहाँ एक चीज हम ध्यान दें, क्या कि यहाँ इस कंपाउंड के पास ऑर्थो पोजीशंस कितनी खाली है? 2। और पैरा पोजीशन कितनी खाली है? 1। तो यानी ऑर्थो पोजीशंस, ऑर्थो 2 पोजीशंस वेयर Cl कैन अटैक। Cl इधर अटैक करता तो भी यही बनता, इधर अटैक करता तो भी यही, सेम प्रोडक्ट। यानी कि ऑर्थो प्रोडक्ट के पास बनने के 2 चांसेस हैं कि इधर से अटैक पे भी बन सकता है और इधर से भी। और पैरा के पैरा ओनली 1 पोजीशन। तो इस हिसाब से अगर हम हिसाब लगाएं तो इसका रेशियो थ्योरेटिकली 2:1 होना चाहिए था, थ्योरेटिकली। ठीक है, थ्योरेटिकली ये रेशियो कितना होना चाहिए था? 2:1। लेकिन ये रेशियो हमेशा 2:1 से कम होता है, ऑलवेज लेस देन 2:1। 1.5:1, कई बार 0.9 और तो कम हो जाता है, कई बार पैरा ज़्यादा होता है, कई बार बराबर होता है, ये वेरी करता है। तो ये सोचने की बात है कि ऑर्थो जितना बनना चाहिए था उससे कम क्यों बन रहा है? भाई ऑर्थो कितना होना चाहिए था? 2 टाइम्स। और पैरा कितना होना चाहिए था? 1 टाइम, है ना? यानी कि इसका जितनी क्वांटिटी बननी चाहिए थी प्रोडक्ट के फॉर्म में वो डबल होनी चाहिए थी इससे, थ्योरेटिकली लोकेशंस के अकॉर्डिंग। लेकिन इट इज ऑलवेज लेस देन 2:1, यानी ये 2 टाइम्स होता नहीं है। इन दिस केस दिस इज 1.5:1 एक्चुअल। ऐसा होता है। Now we have to put some logic why this is happening, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो ये जो होना है ये इसलिए होता है कि ये जो CH3 ग्रुप है, अब एक एक्सपेरिमेंट हम करके देखते हैं। फिर जो बात अभी मुझे ऐसा लग रहा है, मान लेते हैं ऐसा लग रहा है कि ये CH3 ग्रुप कुछ कर रहा है, क्योंकि CH3 ग्रुप ऊपर बहुत नजदीक है Cl के और नीचे नहीं है, इसी का कुछ हो सकता है ना? तो एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, हम इसके साइज को बड़ा करते जाते हैं। यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं हम, इसके बदले ये ले लेते हैं CH2 CH3 इथाइल बेंजीन, इसमें यही रिएक्शन करके देखते हैं। फिर ऑर्थो पैरा रेशियो देखते हैं। फिर एक और हम लेते हैं CH3 एंड CH3, दिस इज एक कंपाउंड खास है, इसका नाम होता है क्यूमीन। ठीक है, तो क्यूमीन जो है इसमें यही ऑर्थो पैरा रेशियो बहुत कम हो जाता है, मतलब कि ये जो बनता है ये 0.75:1 हो जाता है, यानी कि ऑर्थो कम हो जाता है। और ये 0.98 0.98:1 इसमें ऑर्थो पैरा रेशियो आता है, और इसमें 0.75:1 आता है। So you have seen what? You can clearly see what we are doing. We increasing the size of this group. इस ग्रुप का साइज हम क्या कर रहे हैं? बड़ा कर रहे हैं। और जैसे जैसे इस ग्रुप का साइज बड़ा कर रहे हैं ऑर्थो कम होता जा रहा है। यानी कि ऑर्थो जो है वो कम किस वजह से होता है? इस ग्रुप के द्वारा जो स्टेरिक क्राउडिंग हो रही है, वो ग्रुप वहाँ है और उस क्राउडिंग की वजह से Cl के पास इधर अटैक करने के चांसेस घट जाते हैं। और पैरा पे ऐसा कुछ है नहीं, तो पैरा पे जितना बनना ही है, लेकिन ऑर्थो का कम ज़्यादा इस ग्रुप पे डिपेंड करता है। लार्जर द ग्रुप प्रेजेंट, lesser will be the quantity of ortho product and higher will be the quantity of para product. ठीक है, ये ग्रुप जितना छोटा होगा ऑर्थो ज़्यादा होगा, ये ग्रुप जितना बड़ा होगा ऑर्थो कम होगा। दिस इज ऑल अबाउट ऑर्थो पैरा रेशियो। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए तो इसको अपने हिसाब से आप इसको जैसी आपकी समझ है वैसे उस हिसाब से इसको थोड़ी देर नोट कर लें, इसको अपनी समझ से लिख लें। एक कमी मैं और देखता हूँ बेटा बच्चों में, आपको समझ आ गया? ठीक,
लेकिन समझ में आया तभी माना जाएगा जब आप उसको लिख पा रहे हैं अपने तरीके से। ये अपने आप को जज भी कर लेगा कि आपको वाकई में चीज़ समझ में आई है ना। लिखना तो आता ही है आपको, तो लिख क्यों नहीं पा रहे? तो जब तक आप लिख नहीं पाते हो ना जो समझ में आया उसको अपने तरीके से लिख नहीं पा रहे हो, तो मतलब ये मान लेना कि कहीं कमी है। या तो लिखना नहीं आता है या समझना नहीं आता है, दोनों में से कहीं ना कहीं आप में कमी है। लिखना नहीं आता तो लिखना सीखिए। लिखना तब तक नहीं आएगा जब तक आप कहीं से उतार उतार के नोट्स पढ़ते रहेंगे। किताब से नोट्स उतार लिए, उसको नोट्स नहीं कहते हैं, वो नकल है। तो आपने उधर से नकल करके इधर छाप लिया, तो छापा फिर वहीं से पढ़ लेते। कोई मतलब है उसे छापने का? कोई मतलब नहीं है। नोट्स होते हैं, आपने किताब से पढ़ा या कहीं से भी इंफॉर्मेशन ली, उसको अपने तरीके से शॉर्ट वे में पूरी बात समझ में आ जाए उस तरीके से लिखा। नोट्स का मतलब ये है कि कम समय में ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो किताब तो वैसे नहीं कर पाएगी, ठीक है। कोई भी किताब आपको शॉर्ट में नहीं समझाती है। जो किताब शॉर्ट में समझाती है उसको कुंजी कहते हैं, उसमें नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। जो आजकल आने लग गई है ना छोटी छोटी, वो पढ़ना छोड़ दीजिए। वो जब तक पढ़ते रहेंगे आपका कुछ नहीं हो पाएगा। मार्क्स भले ही ले आओ, कुछ नहीं, उनका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। समझ रहे हैं? चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू यूनिट। ऑक्टोबर रेशो समझ में आ गया ना? लिखा कुछ? मैं देख रहा हूँ लिख नहीं पा रहे हो। लिख लिया? ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में मैं थोड़ा बहुत बोल के लिखवाता हूँ, सेकंड सेमेस्टर से मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में इसलिए लिखवाता हूँ बेटा कि नए होते हो अंग्रेजी का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर से अगर लिखवाता रहूँगा तो आपका कोर्स नहीं हो पाएगा। और साइंस के लिए इतना मान लीजिए, साइंस पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए इंग्लिश जैसी कोई भाषा नहीं है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि अगर मुझसे कोई कहे हिंदी में पढ़ाइए, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। पढ़ाता तो मैं हिंदी में ही हूँ, लेकिन टर्म्स इंग्लिश में बढ़िया लगते हैं, हिंदी में नहीं मज़ा आता। बस ट्रांसलेशन बहुत ख़राब है, ठीक है। या तो ट्रांसलेशन करने वालों ने सही से किया नहीं है, या जो भी कमी है ट्रांसलेशन में वो मज़ा नहीं आता, वो शब्द हम बोल नहीं पाएंगे, अजीब से हैं, ठीक है। तो मैं हिंदी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन साइंस इंग्लिश में पढ़ने में मज़ा आएगा आपको, ठीक है। पढ़िए उसको, कोई फोबिया मत पालिए कि साइंस अंग्रेजी कुछ नहीं, कुछ भी लिखो, क्या दिक्कत है, लिखो जैसा मन आए। अंग्रेजी में यही तो खासियत है, अपने हिसाब से लिखो। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द न्यू यूनिट थर्मोडायनेमिक्स। As you know, the word thermo means एग्जैक्टली थर्मो का मतलब तो टेम्परेचर होता है, अगर देखें तो, इसलिए थर्मोमीटर कहते हैं ना। क्या नापता है? टेम्परेचर। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो टेम्परेचर क्या है? हाँ, हिंदी में नहीं ताप है, लेकिन है क्या वो? अगर मैं एक एज ए साइंस के स्टूडेंट्स आपसे पूछूं कि एक चीज ठंडी है एक चीज गर्म है, तो दोनों में क्या अंतर है? तापमान का अंतर है, ठंडी है। लेकिन तो यार लेबर वाला भी बता देगा। आप क्या बताओगे? उसमें हीट ज़्यादा है, उसकी हीट ज़्यादा है। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसकी हीट ज़्यादा है। टेम्परेचर इज नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ हीट। किसी भी सब्सटेंस की हीट को मेजर करता है टेम्परेचर, ठीक है। तो थर्मो का मतलब हम क्या समझ सकते हैं? हीट। टेम्परेचर, थर्मो टेम्परेचर, टेम्परेचर हीट। दिस इज हीट। एंड डायनामिक्स, डायनामिक्स, तो डायनामिक्स क्या हुआ? मूवमेंट, फ्लो, है ना। मीन्स जनरली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्लो ऑफ हीट। अब पानी तो बहता है, समझ में आ गया, बहता है, ठीक है। हीट कब बहती है? देखिए किसी ने, वो देखो हीट बह रही है, बहती है।
नहीं बहती है नहीं कहेंगे, बहती तो है, बट दिखती नहीं है, महसूस होती है। कई चीजें जो होती हैं दिखती नहीं। वो देखना जरूरी नहीं है, वो महसूस भी तो हो सकती है। तो हीट बहती है, इसका कोई बढ़िया एग्जाम्पल बताइए आप। पहले सबसे पहले हीट बहती है, पानी का गर्म होना। अच्छा चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बीकर में मैंने पानी गर्म होने को रखा, नीचे बर्नर जल रहा है, तो टेम्परेचर वो बीकर के सबसे नीचे में ज़्यादा होगा या ऊपर ज़्यादा होगा? ऊपर ज़्यादा होगा या नीचे ज़्यादा होगा? ऊपर क्यों कहा आपने? क्योंकि हीट जो होती है जो नीचे से मतलब नीचे से ऊपर आती है। हाँ, जैसे जो कोल्ड वाटर होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। हाँ। और जो वाटर गर्म हो चुका होता है वो नीचे से ऊपर जाता है, हाँ, वो तो नीचे हॉट होगा तभी तो वो ऊपर जाएगा। पानी उबलता है तो नीचे से ऊपर जाता है ना, तो नीचे वाला ऊपर क्यों जाता है? नीचे हॉट होता है, ऊपर कोल्ड होता है। कभी भी ऑब्वियस सी बात है कि आप लोहे की रॉड को गर्म करोगे, यहाँ से गर्म करोगे तो यहाँ टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होगा, धीरे धीरे इधर बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि पहले इधर ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे ही पानी कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो जो ये हीट है, ये हमेशा इसका नेचर है कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर से लो, लो से हाई, हाई से लो। मैंने गलत बोला तो सबने वही गलत बोला। हाई से लो, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर बहता है, ठीक है। हीट फ्लो होती है फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। हाँ, हाई से लो, हाई से लो की तरफ बहती है हीट। इसी बहने की वजह से हमारे बहुत सारे काम बन जाते हैं। बहुत सारे जितने काम हो रहे हैं हमारे, इवन हम जिंदा हैं, वो भी इसी वजह से है। क्या आपको लगता है ऐसा? मैं सही कह रहा हूँ? हीट अगर नहीं बहती तो सन से यहाँ तक कैसे आती? और सन से यहाँ तक नहीं आती तो क्या कोई जिंदा रहता? नहीं रहता ना, नहीं रहता। थर्मोडायनेमिक्स लग गई। ऐसे ही बहुत सारी चीजें, जितना भी इंजन काम कर रहे हैं आपके, गाड़ी का, ये क्या है? हीट फ्लो पे काम कर रहे हैं। हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर अपने आप बहती है, उसी को यूज करके इंजन बना दिया, उसी को यूज करके रेफ्रिजरेटर बना रखा है, सारी चीजें चल रही है। ऐसे कहीं ना कहीं हीट फ्लो काम करता है, ठीक है। तो अब इसके एस्पेक्ट्स क्या क्या है, इसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे चीजें हम कर सकते हैं, उसको समझने जा रहे हैं। कोई दिक्कत अभी तक नहीं? पक्का? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का सबसे मोटा मोटा हमारा मकसद क्या है? खाली हीट फ्लो को नहीं जानना है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो नेचर में जो प्रोसेस जितनी भी हो रही है, क्या प्रोसेस हो रही है? जो भी प्रोसेस हो रही है, नेचर चल रहा है, जिसमें नेचर में जो भी प्रोसेस चलती है उसको बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे पानी गर्म होता है, भाप में बदलता है ना, अपने आप होता रहता है। नहीं होता तो बारिश कैसे होती है? पानी हमेशा अपने आप भाप में बदलता रहता है, नेचुरल है ये। तो नेचुरल प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो हो रही है वो कैसे हो रही है, उनके होने का कारण क्या है? टू स्टडी व्हाई ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस, ये हम समझना चाहते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का मकसद कि या ये पता करना चाहते हैं कि इन कंडीशंस में कोई प्रोसेस होगी या नहीं होगी। जैसे आपने एक पढ़ा होगा, अमोनिया बनती है तो लास अतेलिया नियम पढ़ा था। ली चैटलियर कहते हैं इंग्लिश में उसको, लास अतेलिया नहीं कहते, हिंदी में लास अतेलिया लिखा होता है, ठीक है। बट एक्चुअली इट इज करेक्ट, जो उसका प्रोनाउंसिएशन है ली चैटलियर प्रिंसिपल है। वो
ये बताता है कि ये अमोनिया कब ज़्यादा बनेगी, कब कम। वो भी किसको यूज़ करता है? थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स के थ्रू हो रहा है, यहीं से चलता है लीच लेवल पर, इसी में आता है। ठीक है, तो थर्मोडाइनमिक्स को यूज़ करके एक्सप्लेन करते हैं। तो कोई प्रोसेस होगी या नहीं होगी, या इतनी देर तक होगी फिर रुक जाएगी, ये सब बताने के लिए हम पढ़ेंगे थर्मोडाइनमिक्स। अब कैसे करेंगे इसको देखते हैं। इसके लिए हम बेसिक टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडाइनमिक्स। तो सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे कि किस बेसिक टर्म का क्या मतलब है। तो आज सबसे पहले हम जानते हैं दो चीजें। एक होता है सिस्टम, ये सबने सुना होगा है, जिसको हिंदी में निकाह कहते हैं, सिस्टम। और एक होता है सराउंडिंग, और एक होती है बाउंड्री। सबसे पहले ये जानते हैं सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। तो डू यू हैव एनी आइडिया एनीवन व्हाट इज, अगर आपसे पूछ दिया जाए व्हाट इज अ सिस्टम या व्हाट इज, अगर हम खाली सिस्टम कहते हैं तो थोड़ा अलग बात हो जाती है। अगर हम इसमें एक चीज जोड़ देते हैं व्हाट इज थर्मोडाइनमिक सिस्टम, क्योंकि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, थर्मोडाइनमिक्स। क्योंकि सिस्टम तो हमारा कॉलेज भी एक सिस्टम है ना, वो अलग बात हो जाएगी। तो अगर हम कहें व्हाट इज थर्मोडाइनमिक सिस्टम, तो डू यू हैव एनी आइडिया एनीवन? हाँ, ओपन क्लोज, बिल्कुल। ये टाइप्स ऑफ सिस्टम है, तीन तरह के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड। ये भी जानेंगे कब कौन सा सिस्टम ओपन कहलाता है, कब क्लोज कहलाता है, कब आइसोलेटेड कहलाता है। ठीक है, ये कौन तय करता है सिस्टम ओपन होगा, क्लोज होगा, आइसोलेटेड होगा? ये तय करती है बाउंड्री। बाउंड्री किस तरह की है? जिस तरह की बाउंड्री होगी उसी तरह का सिस्टम बन जाएगा। बाउंड्री बाहर से चीजों को आने जाने दे रही है, तो वो या तो ओपन होगा या क्लोज होगा। बिल्कुल कुछ आने जाने नहीं दे रही है तो वो क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड। बिल्कुल बाउंड्री में कैद है। ठीक है, तो बाउंड्री तय करेगी। तो थर्मोडाइनमिक सिस्टम किसे कहेंगे? फिर हम बात करेंगे बाउंड्री किसे कहेंगे, बाउंड्री क्या है। फिर हम बात करेंगे सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग का चक्कर क्या है, सराउंडिंग को हम क्यों लेके चलते हैं। ठीक है, सराउंडिंग का हम क्या करते हैं, सराउंडिंग से मतलब क्यों रखते हैं। ठीक है, तो सिस्टम की बात करें। मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा थोड़ा सा कुछ, फिर मैं तो बताना ही। कुछ बोले? नहीं, बताओ। थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों ने सबने पढ़ी है, पढ़ी है कि नहीं? है ना? तो कसम खा के भी कह देंगे ना नहीं पढ़ी नहीं है, सच कह रहे होंगे वो। मुझे पता नहीं पढ़ी है, कोर्स में थी ये कह सकते हो, पढ़ी नहीं है। गुरुजी मैं कसम खा सकता हूँ मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी, है ना? चलो, तो अगर सिस्टम नहीं पता, सबसे पहली चीज थर्मोडायनेमिक्स शुरू यहीं से होती है, सिस्टम से। सिस्टम जाने बिना आप थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि एक प्रॉब्लम कर दी गई है, 11th अलग और 12th अलग। अब 11th में बच्चा पढ़ता ही नहीं है, और जितनी चीज़ें 11th में है ना वो खत्म। ग्रेजुएशन में आगे वो बच्चे को कुछ नहीं आता होता, क्योंकि 11th तो पास हो जाएगी, क्यों पढ़ना है। आप सच में बताइए, जितना सीरियसली आपने 12th में पढ़ा, क्या उतना सीरियसली 11th में पढ़ा? गलत है। बेसिक्स तो 11th में है, सारे बेसिक्स 11th में है, और उसके ऊपर की चीज 12th में। 12th में पढ़ लिया, 11th पढ़ा ही नहीं, तो कहानी खत्म है। ये प्रॉब्लम है तो है, क्या करें। चलिए, सिस्टम क्या है? जैसे मैं पूरे यूनिवर्स का एक साथ तो अध्ययन कर नहीं सकता ना, क्या कर सकता हूँ? नहीं ना।
मैं किसी एक हिस्से का अध्ययन कर सकता हूँ ना, किसी एक हिस्से को समझ सकता हूँ एक बार में। तो वो जो हिस्सा जिसके बारे में मैं कोई चीज एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूँ, यूनिवर्स का वो पार्ट जो अंडर स्टडी है, दैट विल बी कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो बेसिकली हम क्या कहेंगे, सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, और यू मे से विच इज अंडर स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, हमने बीकर में अभी पानी का एग्जाम्पल लिया ना, तो जो बीकर का पानी था वो क्या है हमारे लिए, सिस्टम, क्योंकि हम पानी का चेंज देख रहे हैं, ठीक है। बाकी रेस्ट जो है, उसके अलावा जितना भी चीजें हैं वो क्या है, सराउंडिंग, ठीक है। उसके अलावा जो भी है वो क्या है, सराउंडिंग। यानी अब यहां से हमें यूनिवर्स दो हिस्सों में बटा होता है, एक थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, एक सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दें तो इक्वल टू यूनिवर्स। जो यूनिवर्स है ये दो हिस्सों में बटा है, यूनिवर्स इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। कोई दिक्कत इसमें, यूनिवर्स इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। नाउ व्हाट इज सिस्टम, छोटी सी बात याद करनी, क्या याद करनी है, द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर स्टडी, और यू मे से विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। ओके ओके, द सेपरेशन, अगली बात, द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, एनी बाउंड्री लाइन विच इज इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग विल बी कॉल्ड बाउंड्री। जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रहा एरिया, जो लाइन है, वो क्या कहलाएगी, बाउंड्री। अब बाउंड्री कैसी कैसी हो सकती है, जो बाउंड्री है, बाउंड्री में भी इमेजिनरी, सच में ना हो लेकिन आपने मान ली कि बाउंड्री है, उसको कहेंगे इमेजिनरी बाउंड्री। या बाउंड्री कैन बी रियल, सच में बाउंड्री है, वो भी हो सकती है। तो बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी, ठीक, कैन बी रियल, और बाउंड्री कैन बी, अगर इमेजिनरी होगी तो सिस्टम ओपन होगा, इमेजिनरी होगी तो सिस्टम कैसा होगा, ओपन। उसमें सिस्टम के अंदर कुछ भी अंदर आ सकता है, कुछ भी उसमें से बाहर जा सकता है, क्योंकि रियल कोई बाउंड्री है ही नहीं। रियल होगी तो वो क्लोज्ड भी हो सकता है और आइसोलेटेड भी हो सकता है। अब वो दो बातों पे डिपेंड करेगा कि बाउंड्री जो है वो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। मतलब इसको ऐसे समझे कि बीकर के अंदर पानी था, उसके ऊपर आपने ढक्कन नहीं लगाया, तो असल में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में रियल बाउंड्री तो कोई नहीं है, वो दोनों जुड़े हुए हैं। यानी कि पानी बीकर से बाहर भी आ सकता है और जा सकता है, वो तो वही इमेजिनरी बाउंड्री मान दी आपने, ठीक है। अगर उसको पूरा बंद कर दिया आपने, सील कर दिया, तो बाउंड्री क्या हो गई, रियल। लेकिन अगर आप उस बीकर को गर्म करोगे तो हीट अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी, तो आइसोलेटेड नहीं है, वो क्लोज्ड है, मास अंदर बाहर नहीं हो सकता, लेकिन हीट अंदर बाहर ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन अगर कैसी ऐसी बाउंड्री है जो हीट को भी रोक दे, यानी कि कुछ भी अंदर बाहर नहीं जा सकता, ना मास ट्रांसफर हो सकता है ना हीट, तो वो कैसा हो जाएगा, आइसोलेटेड। क्योंकि ये आप पहले से जानते थे, अभी बताता नहीं मैं, आप लोग पहले से जानते थे, मैंने बता दिया। 3 तरह के आपके सिस्टम हैं, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। इसी के साथ ही ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसको हम कैसे शो करते हैं पिक्टोरियली, ओपन सिस्टम को, जैसे ये सिस्टम है आपका, इसके चारों तरफ क्या हो गया, सराउंडिंग,
इस एरिया को आप स्टडी कर रहे हैं, इसके चारों तरफ के एरिया को आप स्टडी नहीं कर रहे, ठीक। अगर इसमें ट्रांसफर ऑफ मास पॉसिबल है और ट्रांसफर ऑफ हीट पॉसिबल है, दिस विल बी कंसीडर्ड है ओपन सिस्टम। अगर आपने मास रोक दिया, हीट नहीं रोकी, मास का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, ओनली हीट का ट्रांसफर पॉसिबल है, दिस विल बी कंसीडर्ड है क्लोज सिस्टम। अगर कुछ भी ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है तो आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर? क्लोज्ड वाले में क्लोज वाले में मास का ट्रांसफर नहीं होता है, हीट का ट्रांसफर हीट का होता है, ठीक है। तो 3 डायग्राम हम बना सकते हैं, एक में दोनों ट्रांसफर दिखाएंगे, एक में इसको हटा देंगे, एक में दोनों को हटा देंगे, दोनों में कट लगा देंगे जैसे मैंने लगाया। ये भी ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, ये भी ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। आइसोलेटेड। इज दैट बी ओके? ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्मोडायनेमिक्स। सर हाँ क्लास का टाइम हो गया। हो गया? ओके, ठीक है डियर, कल मिलेंगे, अटेंडेंस ले लेंगे।